अजय यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि एमसीक्यू 1 जो आया था वो मेरा फिजिक्स के लिए आया था, और वैसे ही एमसीक्यू 02 जो है वो भी मेरा फिजिक्स के क्वेश्चन यानी कि आपकी जो भौतिकी क्वेश्चन है उनके लिए आया है। स्टार्ट करता हूँ बिना देरी के पहला क्वेश्चन कि न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। अच्छा, न्यूटन, आइजैक न्यूटन को आप जानते होंगे और उनके 3 नियम हैं। ठीक है, 3 नियम में से पता होगा कि आपको पहला जो नियम है वो क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है और तीसरा नियम क्या होता है। पहले नियम की बात की गई है कि पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है। इंग्लिश वाले जो हैं वो उसको जानते हैं कि सर वो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, और हिंदी वाले जो है जानते हैं कि सर उसको जड़त्व का नियम या फिर जड़ता का नियम कहते हैं। इसका मतलब ये नियम जो है वो ये कहता है कि कोई भी चीज, अगर कोई मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु यहाँ पर रखी है, तो वस्तु तब तक किसी मोशन में नहीं आएगा, तब तक वो हिलेगा नहीं जब तक कि उस पर कोई आंतरिक बल नहीं पड़ेगा, बाहरी कोई बल नहीं पड़ेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ेगा तब तक वो जो वस्तु हमने रखा है वो हिलेगा नहीं। ये मेरा जड़ता का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप बस में बैठ रहते हैं, अचानक से बस चलती है, झटका पड़ता है बॉडी में, वो जड़ता का नियम, इनर्शिया जड़ता की वजह से ही होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सादिश राशि है। अच्छा, सादिश राशि पर उस दिन ही चर्चा की गई थी कि पिछले क्लासेस में चर्चा की गई थी कि क्या होता है। 2 टाइप के क्वांटिटीज राशि होती है, एक वेक्टर होती है और एक स्केलर होती है कि नहीं। अब वेक्टर को हमने क्या कहा, हमने कहा कि सर ये मेरा सादिश हो गया, और सादिश के अलावा एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आदिश कहते हैं। अब वेक्टर और स्केलर में अंतर क्या है, तो यार याद रखना कि वेक्टर मेरा क्या होगा कि जिसमें सर दिशा तो होगा, लेकिन दिशा के साथ साथ क्या होगा, मेरा परिमाण होगा। क्या मैंने सही कहा? अब कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर नहीं सर, दिशा तो इसमें रहता है, परिमाण इसमें भी रहता है। तो जी हाँ, मैंने दिशा को पहले इसीलिए लिखा ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि इसमें हमेशा क्या होगा, हमेशा डायरेक्शन होगा। परिमाण हमेशा दोनों में रहेंगे, स्केलर में भी और वेक्टर में भी, लेकिन जिसमें भी डायरेक्शन आ जाएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं वेक्टर बोलूंगा। यानी कि किसी भी चीज के निर्धारण के लिए यदि मैं उसका डायरेक्शन, अगर कोई चीज, अगर उसमें डायरेक्शन, अगर उसका दिशा मैटर करता है तो मेरा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, वरना तो मेरा हमेशा क्या रहेगा, मेरा स्केलर क्वांटिटी रहेगा। तो यहां पर यदि आपको पता होगा तो जो विस्थापन है, जो वेग है, जो बल है, फोर्स है, जो वेलोसिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है इंग्लिश में, ये सभी में क्या है, एक्चुअल में हमको चाहिए होती है डायरेक्शन। मतलब इनके लिए जरूरी है दिशा का होना, बट वॉल्यूम के लिए, आयतन के लिए दिशा का होना जरूरी नहीं है। उसके लिए केवल और केवल क्या चाहिए, मुझे केवल और केवल परिमाण चाहिए। तो इसीलिए आयतन जो है वो मेरा क्या है, मेरा स्केलर क्वांटिटी है। तो इसीलिए अब ये समझ में आ रहा होगा कि कौन सी मेरी अदिश राशि है और कौन सी मेरी सदिश राशि है। ठीक है, तो स्केलर मतलब सदिश राशि, तो इसका जो आंसर है मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा आयतन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं कि वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एनर्जी से आ गया कि सर वो एनर्जी कैसे बनती है और क्या बनती है। विंड पावर मतलब आप देखा होगा कि बड़े बड़े पवन चक्की लगे रहते हैं ऐसे करके, फिर उनके ऊपर बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, है कि नहीं। अब इस पंखे में देखोगे ना तो एक प्रकार से हवा पड़ेगा, और ये हवा पड़ने के बाद ये क्या होगा सर, ये घूमने लगेगा, और घूमने के बाद इसके अंदर एक प्रकार का मोटर लगा रहेगा, और वो मोटर जो है वो सर मोटर घूमेगा तो उसमें से फिर बिजली उत्पन्न होगी या फिर किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी। उस ऊर्जा को हम लोग कहीं और यूज कर लेंगे। ये मेरा इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और यही कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल में जो बाहर से जो हवा बह रही है ना, उसको मैं सौर ऊर्जा तो बोलूंगा नहीं, उसको मैं स्टेशनरी मतलब स्थिर ऊर्जा तो नहीं बोलूंगा कि भैया वो स्थिर है। भैया ये उड़ के आ रही ना, ये हवा है ना, इसमें एक मोशन है, इसमें क्या है, इसमें एक गतिज है, इसमें एक मोशन है। तो इसीलिए यार ये मेरा जो है मोशन ऊर्जा समझिए आप। ठीक है, और ये फिर आगे जाकर मेरा किस बदल जा रहा है, तो यार याद रखना कि ये मेरा ऑलरेडी बदल जा रहा है मैकेनिकल में, क्योंकि वहां पर एक मोटर लगा हुआ है ना, तो वहां पर वो किस में बदल जा रहा है, उसमें वो मोटर में बदल जा रहा है, यानी कि वो एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रहा है। तो इसीलिए यदि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आए, कूट में आए कि ये पवन चक्की के बारे में बताइए, तो ये समझिएगा कि यहां पर से मेरा जो गतिज ऊर्जा है वो यहां से निकलता है और वो जाकर क्या बन जाता है, मेरा यांत्रिक ऊर्जा बन जाता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। त्वरण मतलब कि अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए बता दूं, वो एक्सीलरेशन की बात हो रही है यहां पर। अच्छा, ये जो है ये मेरा एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का मतलब सभी जान रहे होंगे यार, ये मेरा त्वरण भैया। उसके बाद मेरा क्या है, टी है। टी तो भाई बहुत सिंपल है, टी से मेरा टाइम है जो कि मेरा समय है। और वी और यू की बात होती है, तो वी जो होता है मेरा फाइनल वेलोसिटी होता है, और यू जो होता है मेरा इनिशियल वेलोसिटी होता है। हिंदी वालों के लिए जो भी इसका प्रारंभिक वेग होता है, ये इसकी बात हो रही है।
और जो मेरा फाइनल वेलोसिटी है वो मेरा अंतिम वेग है। क्या है मेरा? तो वो मेरा अंतिम वेग है। अब समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल सा इक्वेशन आपको याद रखना है। वो इक्वेशन क्या होता है मेरा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहीं पर से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी याद रखेंगे तो यहां से e वाला जो फॉर्मूला है वो निकल कर आ जाएगा। और 9वीं 10वीं का क्वेश्चन आना है एग्जामिनेशन में, तो ये 9वीं क्लास के एग्जामिनेशन में पूछते हैं और यहाँ पर से एमसीक्यू यानी कि न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को अलग से दिया था। 3 प्रकार के इक्वेशन होते हैं, थोड़ा सा और मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। 3 प्रकार के इक्वेशन होते हैं एक्चुअल में। v इज इक्वल टू यू टी और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। और इसके अलावा एक और होता है जो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये 9वीं के आपके क्लास में ना मिल जाता है, एनसीईआरटी बुक या एससीईआरटी बुक में आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन में चलता हूं कि थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण पर है ये क्वेश्चन जो है और देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। चंद्रमा पर मानव की वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। हाँ ठीक है, जो भी हमारा वेट है वो 1/6 हो जाएगा। ये तो मेरे हिसाब से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। क्या पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं है? सबसे पहले तो है। और चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1/6 है। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ 600 किलो के व्यक्ति हैं जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो वहाँ आप मात्र 100 किलो के। तो इसीलिए यदि आपका वजन ज़्यादा है तो आप टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कि आप अपने गलत ग्रह में होंगे। तो इसका जो आंसर है भैया वो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, क्योंकि कारण जो है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलता हूं कि निम्न से सुमेलित करना है, जो कि व्यापम का मतलब कुछ टाइम से व्यापम और पीएससी का फेवरेट टाइप बना हुआ है कि कैसे होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि रेडियम जो है वो उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं पहला यार रेडियम। तो रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। कब किया था? तो 1898 में किया था। ठीक है, उसके बाद है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग जी ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? फ्लेमिंग जी ने की है। कब की है? तो 1928 में की। फिर आता है मेरा एक्सरे की खोज। एक्सरे की खोज किसने की है? तो विल्हेम के रॉन्जर्टन ने की है। ठीक है, ये आ गया मेरा। ठीक है, और ये मतलब इससे ही पहले हो चुका था 1895 में। अब चेचक जो पता है सबको की बीमारी है, या फिर क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मेरे को नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। इसको एडवर्ड जेनर ने किया था और ये खोज हुआ था 1796 में। चेचक का खोज नहीं, मतलब चेचक के टीके का खोज किया था भैया, उस बीमारी के सफेद दाग या फिर उस समय जो महामारी फैल रही थी उसका इलाज। तो यहाँ पर से आप ऑप्शंस को मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है सर वो सटीक बैठ रहा है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? अच्छा, घनत्व मतलब तो पता है ना क्या होता है? घन डेंसिटी होती है। और डेंसिटी जो है कैसे बढ़ता है? सबसे ज्यादा डेंसिटी कब होगा? जब वो सॉलिड होगा। सॉलिड यानी कि जब वो ठोस होगा। उससे थोड़ा कम कब होगा? जब वो लिक्विड होगा, यानी कि जब वो तरल होगा। सबसे कम कब होगा? जब वो गैस होगा। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि पानी का घनत्व सबसे ज्यादा कब होगा? 0 डिग्री पे कई लोग का दिमाग लग रहा होगा कि सर 0 डिग्री पे पानी जो है ना बर्फ बन जाएगा, और जैसे ही बर्फ बनेगा वो ठोस बन जाएगा। तो सर मैं आंसर को 0 लगा देता हूं। बट याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भैया पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होगा, तो उसके लिए ना आप 0 डिग्री पर मत जाइएगा कि सर वो बर्फ बन जा रहा है, उसमें जाइएगा। इसका आंसर जो है 4 डिग्री सेल्सियस है। क्यों है? उसका एक रीजन, सिंपल सा रीजन ये है कि क्या है ना कि पानी का ये प्रॉपर्टी है कि वो 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री पर अपने प्रॉपर्टी से ठीक अपने उसके जो भी गुण होते हैं, उसके जो भी गुणधर्म होते हैं ना, वो उनसे एकदम ठीक विपरीत काम करता है। जी हाँ, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा वो डेंस होगा, सबसे ज्यादा वो ठोस होगा। उसके बाद 0 डिग्री पे थोड़ा कम ठोस होगा। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर ये मतलब थोड़ा सा बात जो है जम नहीं रहा है, बट एक्चुअल में ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस वैसे ही चलते रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देने वाला है, मैं समझ रहा हूँ। और यदि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को लगा के जाएंगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कई तो यूट्यूब में चैनल ने डाला भी है, आप अगर देखेंगे ना तो यूट्यूब में डाला भी हुआ है ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है, तो इसीलिए एक बार कंफर्म करने के लिए आप देख भी लो। उसके बाद थोड़ा और आगे चलता हूं मैं। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये अगेन घनत्व की बात कर रहे हैं कि डेंसिटी की बात कर रहा है। तो इसका जो सिंपल रीजन ये है ना कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। सागर के जल का घनत्व, तो क्या ये सही है कि
हाँ ये तो सही है कि भैया मेरा जो सॉल्ट जहाँ भी आएगा, जहाँ भी मतलब लवण आएगा वहाँ पर उसका डेंसिटी जो है बढ़ जाएगा। नॉर्मल पानी से ज़्यादा डेंसिटी होती है मेरा किसमें, सागर में, यानी कि जो भी ओशंस होते हैं। और जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, बिल्कुल इसीलिए उठता है क्योंकि डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे हिसाब से सबसे बेटर ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो यहां पर कौन सी प्रक्रिया को आप देखते हैं, कौन सी प्रक्रिया देखेंगे? तो याद रखना कि जब भी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो हमेशा उसकी चाल बढ़ जाएगी, मतलब उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी डेफिनेटली यार। गैस के पार्टिकल्स मतलब उसको थोड़ा सा क्या मिलेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो भी अगर दो कण के बीच का जो भी फोर्स लगता है ना, वो गैस में सबसे ज़्यादा दूरी हो जाता है। तो जहाँ ज़्यादा दूरी होगा वहाँ पर प्रकाश जो है वो और अच्छे तरीके से क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो इसकी चाल है वो तो बढ़ गई, मेरे को ये समझ में आ गया, चाल बढ़ गई। अभिलंब से दूरी हट जाती है। अब ये जो चीज़ है कि क्या अभिलंब से दूरी हट जाती है, तो बिल्कुल ये वैसा ही होता है। और ये मतलब क्या होगा ना कि अभिलंब की ओर अगर ये इसी को उल्टा कर दूंगा ना तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि सघन से मैं विरल में जा रहा हूँ, सघन से विरल में जा रहा हूँ, तो याद रखना वहां पर मैं क्या होगा, अभिलंब से वो दूर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं जो कि मेरा मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु तो डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब देखो एंडोस्कोपिक बोलते हैं ना कि यार उसके पेट में कुछ दिक्कत आ गया तो वो एंडोस्कोपी का टेस्ट कराने गया। तो एंडोस्कोपी का जो समस्या है वो क्या है कि इसमें ना कोई लेंस यूज नहीं हो रहा है, इसमें एक्चुअल में यूज हो रहा है मिरर। ठीक है, अब मिरर यूज हो रहा है तो क्या होता है कि हम लोग इसको यूज करते हैं, थोड़ा सा एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है भैया, अंग्रेजी वाले थोड़ा सा समझ रहे होंगे, ये मेरा फाइबर ऑप्टिक्स है। अब हम बोल रहे हैं कि सर मरीजों के पेट के अंदर यूज तो हो रहा है लेकिन उसमें कौन से प्रक्रिया का यूज हो रहा है? जहां भी फाइबर ऑप्टिक्स की बात होगा तो वहां पर मेरे को समझ में आ रहा है कि सर वहां पर एक चीज का यूज हो रहा है जिसको बोलते हैं प्रकाश का सकल आंतरिक या फिर पूर्ण सकल लिखा है शायद, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन परावर्तन होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डाउट हो सकता है, एक्चुअल में ये सकल, हाँ ठीक है ये सकल होगा। सकल याद रखना TIR बोलते हैं यार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सकल या फिर पूर्ण कई जगह लिखा होता है इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया, ये पूर्ण लिखा होगा तो वही होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं। ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आया था। अगला है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि ये क्वेश्चन तो अगर मतलब लॉजिकली थोड़ा सोचोगे ना तभी पता चल जाएगा कि क्यों यूज हो रहा है। क्योंकि यार उसकी जो वेवलेंथ है रेड की वो सबसे ज्यादा है, सबसे क्या है, ज्यादा है। ठीक है, क्यों सबसे ज्यादा है सर? इंद्रधनुष का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और टर्म को याद कर लेंगे विबिग्योर। सबसे लास्ट है, इसका वेवलेंथ सबसे कम है, इसका सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए आर को यूज करते हैं। थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे ना तो फिर मतलब क्या बोलते हैं, रेड और ऑरेंज, येलो और ग्रीन, इन चारों में ही जनरली यूज करते हैं हम लोग। किसका यूज करते हैं हम लोग? अपने ट्रैफिक सिग्नल में इसीलिए यूज करते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू को ट्रैफिक सिग्नल में यूज नहीं करते क्योंकि ये विबग्योर, विबग्योर क्या होता है पता है ना, ये अलग अलग कलर है, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और ये रेड है। और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उससे थोड़ी कम ऑरेंज की, थोड़ी कम येलो की, थोड़ी कम मेरी ग्रीन की। तो ये ऐसे ही चलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है या फिर आप दैर्ध्य बोलते हैं या फिर तरंगों की दैर्ध्य या फिर जो वेवलेंथ है वही लंबाई जो है वो इसकी सबसे बेहतर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? ये सबको पता होगा यार, ये जो क्वेश्चन है ये वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन है जो लगभग सब जगह से आता है। आंसर सिंपल है सर, ये स्कैटरिंग ऑफ द लाइट्स है, प्रकाश का प्रकीर्ण है, इसलिए आकाश का रंग जो है वो नीला होता है। आकाश कोई व्यक्ति है वो नीला पड़ा हुआ है तो उसको कुछ बीमारी है, लेकिन मैं आकाश यहाँ आसमान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, विबग्योर लिखिए और बीचों बीच देखेंगे तो क्या है, ग्रीन है, तो इसीलिए आंसर जो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा चुपचाप मेरा ग्रीन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है क्या बोलता है, लेंस की क्षमता जो है वो किससे मापी जाती है? सब लोगों ने पढ़ा होगा कि लेंस की क्षमता को सर हम किससे नापेंगे, डायोप्टर से, है कि नहीं? वॉट वोल्ट, वॉट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, वॉट वोल्ट वोल्टेज के लिए, एम्पियर एम्पियर बिजली के लिए बात कर रहे हैं। ये सभी थोड़ा पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत बताया था। क्या मनुष्य की आंखें किस पर प्रतिबिंब बनाती हैं? हाँ मतलब मनुष्य की जो आंखें है ना, ठीक है,
अब भैया जो भी हम देख रहे हैं तो यार उसका जो एक इमेज है ना, वो ऑलरेडी हमारे पहले रेटिना पर बनता है, हमारे रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर बनने के बाद वो उसका ठीक उल्टा हमको दिखाई देता है। सोचो कितना जटिल प्रक्रिया है और हम चीज़ों को कितनी आसानी से देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो रेटिना है। तो ह्यूमन आई को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन मज़ा आया होगा, और मज़ा आया होगा तो जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे, जो भी अभिभावक इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, वो सभी इस वीडियो को अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं, उसमें बहुत सारे पीडीएफ में डालते रहता हूँ। थैंक यू गाइस।